आरएमएस टाइटैनिक, ये नाम ग्रैंडियर और कैटास्ट्रोफी दोनों के लिए जाना जाता है। आज भी ये नाम ओ और ट्रेजेडी के साथ गूंजता है, जो ह्यूमन एम्बिशन और उसकी सीमाओं की याद दिलाता है। यह विशाल जहाज, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज, सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक था। यह एक तैरता हुआ मार्वल था। उस समय टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई थी, इसका प्रमाण था। यह मानवीय महत्वाकांक्षा, इंजीनियरिंग की स्किल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में अटूट विश्वास का प्रतीक था। टाइटैनिक का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें हजारों मजदूर और जहाज निर्माण के लेटेस्ट इनोवेशन शामिल थे। टाइटैनिक में एडवर्डियन युग की आत्मा का समावेश था, जो लग्जरी और इनोवेशन का युग था। इसके अंदरूनी हिस्सों को फाइनेस्ट होटल्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें भव्य सीढ़ियां, आलीशान डाइनिंग रूम और सुंदर लाउंजेस थे। टाइटैनिक अपने साथी जहाजों ओलंपिक और ब्रिटानिक के साथ विहाइट स्टार लाइन के दिमाग की उपज थी। यह महत्वाकांक्षी शिपिंग कंपनी ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर ट्रेड में अपना दबदबा बनाना चाहती थी, जो अद्वितीय आराम और विलासिता प्रदान करती थी। उनका लक्ष्य यात्रियों को अद्वितीय आराम और विलासिता के साथ अटलांटिक के पार ले जाना था। विहाइट स्टार लाइन का सपना ऐसे जहाजों का बेड़ा बनाना था जो समुद्री यात्रा में नए मानक स्थापित करें। उनका लक्ष्य यात्रियों को अद्वितीय आराम और विलासिता के साथ अटलांटिक के पार ले जाना था। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास अकोमोडेशंस इस दृष्टि का प्रमाण थे, जिसमें शानदार स्वीट्स, बढ़िया भोजन और हर तरह की अमेनिटी मौजूद थी। टाइटैनिक के निर्माण में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी गई थी। जहाज एक तैरता हुआ महल था, जिसे अत्यंत आराम और शान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। जहाज को एक तैरता हुआ महल बनाने के लिए बेहतरीन सामग्रियों और सबसे कुशल कारीगरों को काम पर लगाया गया था। इंट्रिकेट वुडवर्क से लेकर ऑपुलेंट फर्निशिंग्स तक हर विवरण को पैसेंजर्स को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। टाइटैनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी और एम्बिशन का एक सच्चा प्रमाण था। यह 882 फीट और 9 इंच लंबा था और इसका वजन 46,000 टन से ज्यादा था, जो इसे अपने समय के सबसे बड़े और भारी जहाजों में से एक बनाता है। अगर इमेजिन करें तो यह लगभग 3 फुटबॉल मैदानों की लंबाई और 400 से ज्यादा ब्लू व्हेल के वजन के बराबर है। ऐसे वेसल के स्केल और साइज को सोचिए। जहाज में डबल बॉटम हल था और इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया था, जो अपने युग के लिए एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन था। इस डिजाइन फीचर का उद्देश्य टाइटैनिक को अनसिंकेबल बनाना था, एक ऐसा दावा जिसका व्यापक रूप से प्रचार किया गया था और कई लोगों द्वारा माना जाता था। जहाज 3 विशाल प्रोपेलर्स द्वारा संचालित था, जो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स और एक लो प्रेशर टरबाइन दोनों द्वारा संचालित होता था, जो उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। इस इनोवेटिव कॉम्बिनेशन ने टाइटैनिक को प्रभावशाली गति और मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान की, जिससे यह विशाल अटलांटिक महासागर को आसानी से नेविगेट कर सका। इसने जहाज को अपने समय के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंट भी बनाया, जो समुद्र के पार लंबी यात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। टाइटैनिक 23 समुद्री मील की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता था, जो लगभग 26 मील प्रति घंटे है। इतने विशाल जहाज के लिए एक रिमार्केबल बात है। 20वीं सदी की शुरुआत में अपने आकार के जहाज के लिए यह काफी तेज था और इसीलिए यह अपने समय के इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में अपनी जगह सीमेंट करता है। अपनी इंजीनियरिंग की स्किल के अलावा टाइटैनिक अपने लग्जूरियस इंटीरियर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट एमेनिटीज के लिए भी जाना जाता था, जो पैसेंजर्स को एक अद्वितीय यात्रा अनुभव प्रदान करता था। ग्रैंड स्टेयरकेस से लेकर ऑप्युलेंट डाइनिंग रूम्स तक हर विवरण को अत्यंत कंफर्ट और एलिगेंस प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। जैसे ही इसने अपनी मेडन वॉयज शुरू की, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मानवीय अचीवमेंट और समुद्री यात्रा में एक नए युग के प्रॉमिस का प्रतीक था। टाइटैनिक पर कदम रखना किसी ग्रैंड लग्जूरियस होटल में एंटर करने जैसा था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का स्वागत ऑप्युलेंट इंटीरियर्स से किया गया था, जो प्लश कारपेट्स, चमकदार चैंडिलियर्स और इंट्रिकेट वुडवर्क से सजे हुए थे। जहाज में एक स्विमिंग पूल, एक जिम्नेजियम, एक लाइब्रेरी और यहाँ तक कि एक स्क्वॉश कोर्ट भी था। टाइटैनिक में भोजन करना एक एक्स्ट्रावेगेंट अफेयर था। फर्स्ट क्लास डाइनिंग सलून में एक बार में 500 से ज्यादा पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था थी। मेन्यू में फ्रेंच क्विजीन का एक शानदार चयन था, जिसे एक्सपीरियंस्ड शेफ्स द्वारा तैयार किया गया था। पैसेंजर्स अपने भोजन का आनंद लाइव ऑर्केस्ट्रा सुनते हुए ले सकते थे।
टाइटैनिक ने वास्तव में हाई सीज पर अल्टीमेट लग्जरी का स्वाद चखाया। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी मेडन वॉयज शुरू की। जहाज न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू के सपने और आकांक्षाएं थीं। एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से भरपूर था। अतिरिक्त पैसेंजर्स और मेल लेने के लिए जहाज ने चेरबुर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में कुछ देर के लिए स्टॉप किया। हर स्टॉप के साथ टाइटैनिक का पैसेंजर मैनिफेस्ट और डाइवर्स होता गया। जहाज पर वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट्स और उनके परिवार, अमेरिका में एक नया जीवन सीख कर रहे इमिग्रेंट्स और यहां तक कि उस समय के कुछ सेलिब्रिटीज भी सवार थे। सेक्शन 5, अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। टाइटैनिक के पैसेंजर सोसाइटी के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। फर्स्ट क्लास में जॉन जैकब एस्टर चतुर्थ और बेंजामिन गुगेनहाइम जैसे करोड़पति, मॉली ब्राउन जैसी प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ थे, जिन्हें उनके एडवेंचरस स्पिरिट के लिए अनसिंकेबल मॉली के नाम से जाना जाता था। सेकंड क्लास पैसेंजर्स में प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स और टूरिस्ट शामिल थे, जो सभी टाइटैनिक की लग्जरी का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे। स्टीरेज में सैकड़ों इमिग्रेंट्स, ज्यादातर आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और पूर्वी यूरोप से क्रैम्प्ड क्वार्टर्स में ठंसे हुए थे। वे गरीबी, परसिक्यूशन से भाग रहे थे या बस अपॉर्चुनिटी की लैंड में एक बेहतर जीवन की सीकिंग कर रहे थे। फर्स्ट क्लास की ऑप्युलेंस और स्टीरेज की क्रैम्प्ड कंडीशंस के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उस समय की सामाजिक इनइक्वालिटीज को हाईलाइट करता था। सेक्शन 6, द फेटफुल नाइट। टाइटैनिक का वॉयज पहले 4 दिनों तक सुचारू रूप से चला। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, ये जहाज लक्जरी और ग्रैंडियर का प्रतीक था। हर वॉक ऑफ लाइफ के पैसेंजर्स ने उस ऑपुलेंस और कंफर्ट का आनंद लिया जो टाइटैनिक ऑफर करता था। मौसम शांत था, समुद्र अपेक्षाकृत शांत था और पैसेंजर्स जहाज पर जीवन की रिदम में सेटल हो गए थे। वे लेविश डाइनिंग रूम्स में भोजन करते थे, एक्सपेंसिव डेक्स पर स्ट्रोल करते थे और जहाज की अमेनिटीज देखकर मार्वल करते थे। हालांकि यह शांति डिसेप्टिव थी। सीरीन सरफेस के नीचे उत्तरी अटलांटिक का पानी हिडन डेंजर से भरा हुआ था, जो जल्द ही खुद को रिवील करने वाले थे। जहाज में सवार लोगों को इस बात का पता नहीं था कि बर्फीले उत्तरी अटलांटिक के पानी की सरफेस के नीचे खतरा मंडरा रहा है। आइसबर्ग्स विशाल और मेनेसिंग अंधेरे में चुपचाप ड्रिफ्ट कर रहे थे, जो उनके रास्ते को पार करने वाले किसी भी जहाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक को क्षेत्र के अन्य जहाजों से आइसबर्ग की कई चेतावनियां मिली। ये चेतावनियां हालांकि क्रूशल थीं, पर उन्हें वह अटेंशन नहीं दिया गया जिसके वे डिजर्विंग थी। ये चेतावनियां ब्रिज तक तो पहुंचाई गई, लेकिन कुछ को डिसरिगार्ड कर दिया गया और अन्य समय पर कप्तान तक पहुंचने में विफल रहे। जहाज के ऑफिसर्स अन्य ड्यूटीज में प्रीऑक्यूपाइड को इमिनेंट डेंजर का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। क्रू जहाज की अनसिंकेबिलिटी को लेकर आश्वस्त था, इसलिए उन्होंने बर्फ के माउंटेन्स के लिए जाने जाने वाले क्षेत्र में सेलिंग करते हुए भी 22 समुद्री मील की गति मेंटेन रखी। समय पर कम्युनिकेशन की कमी के साथ मिलकर इस ओवर कॉन्फिडेंस ने उस डिजास्टर का स्टेज सेट कर दिया जो अनफोल्ड होने वाला था। सेक्शन 7, केओस एंड करेज। रात के 11:40 पर क्रोव्स नेस्ट में तैनात लुकआउट्स ने देखा कि एक आइसबर्ग सीधे टाइटैनिक के रास्ते में है। अलार्म बजाया गया और जहाज ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से अपनी स्टारबोर्ड साइड से टकराया, जिससे हल के साथ साथ गैसेस की एक सीरीज फट गई। इंपैक्ट हालांकि कई पैसेंजर्स को एक मियर शडर जैसा लगा, घातक था। स्थिति की इनॉर्मिटी स्पष्ट होते ही पैनिक फैल गई। वाटर टाइट डोर्स को सील कर दिया गया था, लेकिन डैमेज बहुत एक्सटेंसिव था। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि टाइटैनिक अपने एडवांस डिजाइन के बावजूद डूब रहा था। क्रू ने स्थिति की ग्रेविटी को समझते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया, रेस्क्यू की होप के खिलाफ होप करते हुए। सेक्शन 8, इनटू द डेप्थ्स। टाइटैनिक में जहाज पर सवार पैसेंजर्स और क्रू के लगभग आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थी। यह उस समय के मैरीटाइम रेगुलेशंस के इनलाइन था, जो जहाज के आकार पर बेस्ड थे, पैसेंजर्स की संख्या पर नहीं। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स के लिए प्रायोरिटी दी गई, जिससे परिवारों के अलग होने के हार्ट रेंचिंग सीन्स देखने को मिले। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में नीचे डूबता गया, बैंड प्ले करता रहा। उनका संगीत उस ट्रेजेडी का हॉन्टिंग साउंड ट्रैक था, जो उनकी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही थी।
हेरोइज्म और सेल्फ सैक्रिफाइस के एक्ट आम थे। कप्तान अपने जहाज के साथ नीचे चले गए। वायरलेस ऑपरेटर्स ने वेरी एंड तक डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना जारी रखा। सेक्शन 9, अ लेगेसी ऑफ सेफ्टी। डिजास्टर के आफ्टरमैथ में अटलांटिक के दोनों किनारों पर इंक्वायरीज की गई। फाइंडिंग्स के कारण मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। इनमें शिप्स के लिए सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स ले जाने की रिक्वायरमेंट्स, उत्तरी अटलांटिक में आइसबर्ग्स की मॉनिटर करने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की एस्टैब्लिशमेंट और पैसेंजर शिप्स पर 24 आवर रेडियो मॉनिटरिंग का इंप्लीमेंटेशन शामिल था। टाइटैनिक ट्रेजेडी का पब्लिक साइकी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने टेक्नोलॉजिकल इनविंसिबिलिटी के इल्यूजन को शैटर कर दिया और नेचर की पावर की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। डिजास्टर ने दुनिया की इमेजिनेशन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अनगिनत किताबें, फिल्में, गाने और डॉक्यूमेंटरीज प्रेरित हुए। सेक्शन 10, द टाइटैनिक्स इंड्यूरिंग स्टोरी। आरएमएस टाइटैनिक, जो कभी मानवीय एम्बिशन और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का प्रतीक था, जीवन की फ्रेजिलिटी और नेचर की पावर के सामने ह्यूमिलिटी के इंपॉर्टेंस का एक मार्मिक रिमाइंडर बन गया है। जहाज की कहानी हमें फैसिनेट करती रहती है, जो लिए गए चॉइसेस, सीखे गए लेसन्स और उस फेटफुल नाइट में अपनी जान गंवाने वालों की इंड्यूरिंग लेगेसी पर रिफ्लेक्शन को प्रॉम्प्ट करती है। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक शिपरेक के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है, इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और रेजिलियंस के साथ। यह एक ऐसी कहानी है जो एक सदी से भी ज्यादा समय बाद भी हमारे साथ रेजोनेट करती रहती है, जो हमें करेज, कंपैशन और होप की एंड्यूरिंग पावर की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है।